नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ना जब वीडियो देखते हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। जितना आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे मैं आपके सामने ऐसे अच्छे से और स्टडी करा पाऊंगा। ये यही हमारा मोटिवेशन होता है, यही हमारे एक अवार्ड होता है कि आप जितना लाइक और इसको सब्सक्राइब करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो हम सीधे अपना इंडियन पॉलिटी में आते हैं, क्योंकि ये पीसीएस ग्रेड बी जो भी स्टेट का पेपर होगा, पीटेट और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होती है हमारी प्रियम्बल से। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। देखिए, कोई भी बुक आप लेंगे तो उस बुक पे एक टाइटल होता है, भूमिका लिखी होती है कि आगे आगे बुक में आपने पढ़ना क्या है। तो ये प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा के पूरा प्रियम्बल हम पढ़ते हैं तो पूरे प्रियम्बल से ही पता लगता है कि हमारे संविधान की क्या कहना चाहते हैं। जो संविधान जिन्होंने बनाया वो कैसा संविधान देना चाहते थे। वो एक पेज है ना, अगर उस पेज को अच्छे से पढ़ लें तो पूरा के पूरा हमारा संविधान हमें समझ में आता है कि हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लिखने वाले व्यक्ति थे, जो 389% थे, वो कहना क्या चाहते हैं संविधान में। और प्रियम्बल है, हम प्रियम्बल को छोड़ देते हैं और प्रियम्बल से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखना कि प्रियम्बल, देखिए, अगर हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल सबसे पहले प्रियम्बल कहते हैं प्रस्तावना। फर्स्ट पेज है हमारा, इसके ऊपर भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट की 2-3 जजमेंट है, वो हम आपको बताएंगे इसी में। देखिए, पहले तो प्रावधान बताते हैं। प्रावधान की ये सोर्स लिया कहां से हमने, ये सोर्स लिया कहां से कि हमने ये सोर्स, देखिए प्रियम्बल का जो सोर्स है ये यूएसए से लिया है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रियम्बल लिखा है पूरे संसार में यूएसए ने लिखा है अपना प्रियम्बल। बट लिया हमने यूएसए से है, परंतु इसकी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो हमने कहां से लिया है? लैंग्वेज लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ली है इसकी लैंग्वेज। ठीक है जी। सोर्स अगर पूछ ले को क्वेश्चन में कि जो प्रियम्बल है हमारा, प्रियम्बल हमने किस कंट्री से लिया है, तो यूएसए से लिया है। अगर पूछ ले किस प्रियम्बल की, जो जैसे हमारी लैंग्वेज है वही द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, तो वो लैंग्वेज कहां से लिया? हम भारत के लोग, हम अपने देश को प्रभुसत्ता संपन्न देश, वो कहां से लिया है हमने, कैसे अपनी लैंग्वेज से अकॉर्डिंग टू सेट किया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर पूछ ले हमारे पास जस्टिस है, देखिए जस्टिस है हमारे पास, सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ये हमने कहां से ली है बताता हूं आपको। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये हमने कहां से ली है? ये हमने ली है रसिया से। रसिया का आपको पता है कि रशिया का 1917 में जो क्रांति हुई थी वो इसी पे हुई थी, जस्टिस पे हुई थी, कि उनको सामाजिक जस्टिस चाहिए था, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए था, पॉलिटी राजनीतिक अपना जस्टिस चाहिए था। अगर हम देख देते हैं इसकी फ्रीडम, कितने प्रकार की फ्रीडम है इसमें, ये आगे बात करूंगा मैं। देखिए फ्रीडम, जो फ्रीडम हमने कहां से ली है? जैसे फ्रीडम होगी हमारे पास, समता होगी, बंधुत्व मतलब ब्रदरहुड हो गया, ब्रदरहुड आ गया, ये हमने कहां से लिया है? हमने लिया फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से हमने ये लिया। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपको सभी को पता है, 1789 से लेके 1799। तो ये शब्द हमने लिया। अगर हमसे पूछ लें कि ये सोर्स हमने किस देश से लिया है, तो यूएसए से लिया है। लैंग्वेज कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। 3 प्रकार की जस्टिस है जी हमने कहां से लिया है? सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जी हमने रसिया से ली है। और उसके बाद फ्रीडम, समता, अपॉर्चुनिटी वाली और ब्रदरहुड बंधुत्व, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति से 1789 में हुई थी। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ये क्वेश्चन हमको बड़े ध्यान से करने होते हैं पेपर में, क्योंकि पीसीएस लेवल का पेपर, इससे ऊपर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे ऊपर पीसीएस प्रियम्बल में नहीं पूछते कुछ भी। और ग्रेड बी का और पीटेट और सीटेट के लिए देखिए एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसी भी चीज को प्रियम्बल, जो जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, जैसे अगर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी की पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री की कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, वहां से अपना आएगा। जो जब मैं हिस्ट्री का लेक्चर लाऊंगा तो आप उसको बताऊंगा। देखिए आपको पता है कि हमारा संविधान बना नहीं था, क्योंकि संविधान बनाने के लिए हमने देश को आजाद कराने के लिए बहुत सा स्ट्रगल किया है। और संविधान खास करके जो इंडियन हम संविधान चाहते थे,
तो संविधान के लिए जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जहां वेबल प्लान आया 1945 में, ऐसे ही हमारे पास एक इंग्लैंड की कैबिनेट से एक मिशन आया था जिसको हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं 1946 में, और उसी ने हमारा संविधान बनाया जिसमें 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर था, क्रिप्स था। तो इस प्रकार के हमारे पास तीन मेंबर थे। तो उन मेंबरों ने आके हमारा संविधान बनाना स्टार्ट किया था, और जिसमें आपको पता है कि मुस्लिम जो थे बाइकआउट कर रहे थे क्योंकि वो अलग स्टेट चाहते थे, जैसे पाकिस्तान चाहते थे, वो अलग कंट्री बसाना चाहते थे। तो उसी में से जैसे हमारी पहली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, फिर 11 दिसंबर को हुई थी। तो जब 13 दिसंबर को हमारे पास 13 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है कैबिनेट की, तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके प्रेम्बल बना। तो कई बार पूछ लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रेम्बल क्यों बोला जाता है। 3-4 ऑप्शन आती है, क्योंकि सबसे पहले जो 13 दिसंबर 1946 को हमने पेश किया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया हमारी विधानसभा में, हमारी सभा में। जो मिनिस्टर वहां पे अप्रत्यक्ष ढंग से चुने हुए व्यक्ति थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो देखिए पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया? देखिए स्वीकार इन्होंने किया 22 जनवरी 1947 को। ये क्वेश्चन आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और कब स्वीकार किया गया। हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने कब इसको स्वीकार किया? वो किया 22 जनवरी 1947 को। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों पे हमने गौर रखनी। जितने भी हम इसकी मतलब ब्रीक चीजें जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, वो सारी आपको इस प्रेम्बल में पढ़ा रहा हूं मैं। 22 जनवरी, ठीक है, हो गया हमारे पास, प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और प्रस्तावना का विषय वस्तु क्या है? देखिए प्रस्तावना की विषय वस्तु, अब आती है प्रस्तावना की विषय वस्तु। कि प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु हमारे मूल तत्व क्या है? इसके तत्व, मूल तत्व क्या है? इसके देखिए मूल तत्व। देखिए आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, मूल तत्व है सोवरेंटी मतलब प्रभुसत्ता संपन्न, सोवरेंटी। और समाजवाद को बोलते हैं सोशलिस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष को बोलते हैं हम सेकुलरिज्म। और हम क्या है? प्रभुसत्ता संपन्न है, हमारे पास समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिव है। और उसके बाद क्या है? रिपब्लिक है। मतलब प्रभुसत्ता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र देश, ठीक है जी, यही चीज होती है। अब इसको प्रभुसत्ता का मतलब क्या है, सोवरेनिटी का मतलब क्या है? प्रभुसत्ता का मतलब है कि हम पूर्ण तौर से एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब आंतरिक मामले और बाहरी मामलों में पूर्ण तौर से आजाद हैं। हम अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामले और हमारे जो स्टेट में जो भी गड़बड़ी होती है उसके लिए हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारे पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश पहले गुलाम होता था, हमें एक बस्ती थी हम अंग्रेजों की। तो हमारे पे जितने फैसले लागू होते थे वो इंग्लैंड की कैबिनेट से पास होते थे, कानून वहां से पास होते थे, और लागू होते थे वो हमारे पास यहाँ पे होते थे। तो अब ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण तौर से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और हाँ, किस देश के साथ हमने मित्रता रखनी है, किस देश के साथ हमने शत्रुता रखनी है, इसके लिए भी हम पूर्ण तौर पे क्या है? स्वतंत्र है। हमारे पे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अड़चन नहीं है कि कोई देश हम पे हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि हम प्रभुसत्ता संपन्न है। फिर आ जाता है हमारे पास
सामाजिक, समाजवाद, ये शब्द पहले नहीं थे, वो बताऊंगा आपको कब जुड़ेंगे हमारे प्रियम्बल में। देखिए समाजवाद, देखिए समाजवाद का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन पीसीएस में कई बार, जब पीटेट में, सीटेट में या ग्रेड बी में, कि हमारा जो प्रियम्बल में समाजवाद शब्द लिखा है, कैसा समाजवाद चाहते हैं हम। मतलब हम डेमोक्रेटिक समाजवाद चाहते हैं, जो चाइना वाला साम्यवाद। दो तरह के समाजवाद होते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और एक साम्यवादी समाजवाद। तो हम लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। लोकतंत्र समाजवाद में क्या होता है कि हम लोकतंत्र के तरीके से अमीरों और गरीबों के बीच जो फासला बढ़ चुका है, उस फासले को कम करेंगे। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के लिए 2 किलो जो रुपये की दाल कणक मिलती है, चावल मिलते हैं, या डिप्पू आपने सुने होंगे, जो डिप्पू विलेज में खोले होते हैं, वो इसलिए खोले होते हैं गरीब लोगों के लिए भी जो पेट भर खाना मिल सके, जो उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए आपको बहुत सारे जो हमारी सरकार गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, वो इसी फासले को कम करने के लिए हैं। परंतु चाइना में ऐसा नहीं। चाइना जब आजाद हुआ था तब उन्होंने समाजवाद की स्थापना की, साम्यवाद समाजवाद। साम्यवाद समाजवाद में कि अमीरों को मार दो और गरीब अपने आप अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमीर बनना उनके लिए गुनाह मत करो कि अमीर बन गए तो उनको मार दो। चाइना ने ऐसे ही किया था। अगर चाइना की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने अपने सारे अमीरों को मार के गरीबों में सारा के सारा बांट दिया था। पर हमारे देश में ऐसा नहीं। जब हम आजाद हुए हैं तो हमने समाजवाद, हमने लोकतंत्र में रह के, जैसे आपने देखा होगा इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो 1969 में वो नेशनलाइज इसीलिए किया था कि वो गरीबों के लिए बैंक में कुछ मतलब गरीब जा सकें, क्योंकि बैंकों में अधिकार प्राइवेट कंपनियों का था। वो सरकार चाहती थी कि गरीबों के लिए हम कुछ करें। गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, बहुत 1951 से लेके 1973 तक जो सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब किस्म का कांग्रेस के बीच और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चली, वो कभी अगर स्टोरी सुनना चाहते हो, फिर स्टोरी है वो पूरी 1.5 घंटे की स्टोरी होगी। वो इंदिरा गांधी नेहरू का जो सुप्रीम कोर्ट के साथ चला मारतार, वो समाजवाद की स्थापित करने के लिए बहुत कुछ है। समाजवाद को प्राप्त ऐसे नहीं हमने समाजवाद एंटर किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने समाजवाद को एंटर किया था प्रियम्बल में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमारा समाजवाद कैसा है? डेमोक्रेटिक समाजवाद है, ना कि हमारा साम्यवाद चाइना वाला समाजवाद है। तो हमारे पास सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं कि हमारा धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि राज का कोई धर्म नहीं होगा। राज का कोई धर्म न, तो सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 25 और 28 ये उसी का है। आर्टिकल 25-28 आप पढ़ोगे न अपने फंडामेंटल राइट में, तो वो इसी चीज पे है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इस इंडिया में अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, उसकी कोई ऊपर रोक टोक नहीं, क्योंकि हमारी सरकार का कोई ऐसा धर्म नहीं। जैसे पाकिस्तान का इस्लामिक धर्म है, श्रीलंका का बुद्ध धर्म है, और अबू धाबी जहाँ फिर इधर चले जाएं आप जो गल्फ कंट्री हैं उनके बीच उनका मुस्लिम धर्म है। हमारे देश का ऐसा कोई धर्म, देखिए ऐसे देश में रहते हैं जिसका कोई अपना कोई धर्म नहीं। उन्होंने सब लोग जो यहाँ पे हैं बड़े अच्छे से आराम से रह सकते हैं। फिर भी हमारे देश में पता नहीं क्या दिक्कत है, लोग कैसी कैसी बातें कर। जब आप हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, तो भाई ये फालतू की बातें करना बंद करो। हमारे देश में ऐसा नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद डेमोक्रेटिव आप तो जानते हैं, इब्राहिम लिंकन ने ऑफ द पीपल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वही है कि जो डेमोक्रेटिव है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं हमारे पास। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र का मतलब यहाँ पे कोई राजा और रानी, जो जद्दी राजा और रानी चलते आ रहे हैं, यहाँ का कोई राजा और रानी, कोई राजा नहीं बैठेगा, कोई शासित नहीं करेगा। यहाँ पे जो राजा और रानी या प्रेसिडेंट बनेगा, जो भारत का पहला नागरिक होगा, वो किसे द्वारा चुना जाएगा? लोगों द्वारा चुना जाएगा। किस तरीके से? इनडायरेक्ट तरीके से। देखिए लोकतंत्र 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, हमने अप्रत्यक्ष अपनाया हुआ है, हमने प्रत्यक्ष नहीं अपनाया है। वो स्विट्जरलैंड में है जिसमें लोग खुद फैसले करते हैं। हमारे फैसले हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। जैसे हम इलेक्शन होता है तो हम वोट पाते हैं और हमारे द्वारा कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसी द्वारा हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है। रिपब्लिक का मतलब है हमारा राजा या रानी कोई जद्दी नहीं होगा। हाँ, कल अकेला राष्ट्रपति नहीं, जो भी संवैधानिक पद है वो उसके बेटे को नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे जिसमें काबिलियत तो होगी, जिसको हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुनेंगे, मतलब लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति हमारे इसमें
बैठेगा। ठीक है जी, तो ये हो चुके हैं हमारे पास इसके तत्व। और उसके बाद न्याय, देखिए कितने जस्टिस कितने प्रकार की है हमारे पास जस्टिस। देखिए 3 प्रकार की जस्टिस हमारे पास, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। देखिए सोशल और इकोनॉमिक्स, ये हमारे पास 3 प्रकार की जस्टिस और पॉलिटी। देखिए सोशल और इकोनॉमिक अगर आप बात करते हैं तो आर्टिकल 38 और 39 जो हमारे पास आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आएंगे। देखिए यही सारा के सारा प्रेम्बल आगे एक्सप्लेन किया हुआ, तभी कहता हूं कि प्रेम्बल पूरा के पूरा जो प्रेम्बल है ना वो ही आगे जाके संविधान में एक्सप्लेन हुआ है। यही सारा अगर प्रेम्बल अच्छे से समझ लें तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे ही याद हो जाता है अंदर। देखिए सोशल जैसे आर्टिकल 30 और 39 पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक आपने देखा होगा इक्वल पे इक्वल वर्क, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको रोजगार में अगर उनको कोई नौकरी मिल रही है, ये नहीं कि लड़कियों की सैलरी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो सबकी सैलरी सेम होगी, इक्वल वर्क तो इक्वल पे होगी आपके पास। तो ये और पॉलिटिकल आपने पढ़ा हुआ आर्टिकल 325 326 की पॉलिटिकल। देखिए किसी भारत का जो नागरिक 18 साल का हो गया अकॉर्डिंग टू 326 के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या पाने का अधिकार है, वोट पाने का अधिकार है। तो इसमें भी 326 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को लिंग, भेदभाव या रंग के आधार पे वोट पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। और यही बात हमारे पास 3 प्रकार की जस्टिस दी गई है, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। अगर ये चीजें होती हैं तो भाई आर्टिकल इनके बीच जाके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इनके राय भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट कोर्ट या आपको पता ही फोर्सबल है, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में हम इसको अलाउ नहीं करवा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट को करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारे पास 3 प्रकार की जस्टिस है। और बता दिया मैंने जस्टिस कहां से लिया, रशिया के विद्रोह क्रांति से लिया। और उसके बाद होती है स्वतंत्रता, फ्रीडम कितने प्रकार की दी गई हमें, स्वतंत्रता। देखिए हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और ये ऐसे याद करनी है। पहली है विचार, तीसरी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथी, तीसरी है धर्म, चौथी है विश्वास, पांचवी है उपासना। देखिए इस प्रकार की हमारे पास फ्रीडम दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। आगे जाके यही सारी की सारी फ्रीडम आपको आर्टिकल 19 में मिल जाती है आपके फंडामेंटल राइट में। और ये जस्टिसेबल है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 आपको दिया है, ठीक है जी, तो आपको फंडामेंटल राइट चैलेंज कर सकते हैं अपना, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। आर्टिकल 326, आर्टिकल 32 आप पढ़ोगे आप आगे जाके। तो फ्रीडम हमारे पास 5 प्रकार के, विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है, उपासना है। तो इस प्रकार की हमारे पास फ्रीडम दी गई है। उसके बाद है समानता, जिसको हम समता कहते हैं। समता 2 प्रकार की है। देखिए अभिव्यक्ति की समानता, अभिव्यक्ति और अवसर की, अवसर। तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इसको आगे हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 में लिया कि हर नागरिक कानून के सामने बराबर होगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन का, आपको लिंग, भेद, धर्म की, जाति पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 में है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जॉब की, किसी भी मतलब आपको ये नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है उसको नौकरी से रोका जाएगा, सबको अपॉर्चुनिटी होगा। 17 में है टचबिलिटी, कोई छूछात, आपको छूछात की वजह से आपका ये नहीं कहता कि आपकी जाति छोटी है, आपका रंग काला है, पीला है, भाई आपको टच कर लूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये भी चीज। और आर्टिकल 18 में है टाइटल, जैसे राजे महारानी के टाइटल होते थे वो सारे के सारे टाइटल अब खत्म कर दिए गए। तो आगे जाके समता, हमारा प्रियम्बल सारा के सारा आप ये आर्टिकल 14 से लेके 18 में पढ़ेंगे। इस प्रकार का हमारे पास ये है, ठीक है जी। न्याय स्वतंत्रता सोवरेनिटी 1947। तो ये चीज हमारे पास देखो जी, इस चीज को अच्छे से समझ लें तो बढ़िया। देखिए मूल तत्व क्या है इसके, सोवरेनिटी है मतलब प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिव मतलब लोकतांत्रिक और
गणतंत्र देश, और जस्टिस की तरह में सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल है। आर्टिकल 339, 325, 326 पॉलिटिकल हो गया हमारे पास। फ्रीडम हमारे से विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना आर्टिकल 19 में मिलेगा। और हमारे पास समता 14 से लेकर 18 तक मिलता है, अवसर की समानता। ठीक है जी। तो इस प्रकार के हमारे पास प्रियम्बल में ये शब्द आते हैं। उन्हीं शब्दों की जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है क्या नहीं, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। अमेंडमेंट आप समझते हैं कि किसी भी चीज में शोध करना, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कठोर भी और लचकीला भी है। हम जब चाहे संविधान को जो चीज नहीं हो उसको संशोधन कर सकते हैं। जैसे हमने अब तक 105 अमेंडमेंट टोटल कर दिए गए हैं, 105 अमेंडमेंट, जिसमें हम 101 जीएसटी पढ़ती होंगे आप। ठीक है जी। और एक वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला वो पढ़ते हैं, 103 आई थिंक, 104 वाला, 105 वाला तो अभी रिसेंटली किया है वो 105 वाला और 102 वाला सेम है। जैसे 100 बांग्लादेश के साथ हमने जमीन अधिग्रहण किया था। 99 जुडिशियल अपॉइंटमेंट वो खत्म, वो पहला ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट में ने रद्द किया है। ऐसे ऐसे हमारे पास अमेंडमेंट है। जैसे अभी अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, एक अमेंडमेंट तो शोध करना। तो देखिए इसमें शोध हो सकता है। जैसे हमारे पास बेरोबारी, देखिए बेरोबारी केस हुआ था 1960 में। 1960 में एक बेरोबारी केस हुआ था। बेरोबारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का भाव कि 1960 में जब ये केस गया कि भाई देखिए प्रेम्बल में ये चीजें हैं, क्या हम प्रेम्बल में कुछ चेंज कर सकते हैं। प्रेम्बल में चेंज करना चाहते थे हमारे जो तत्कालीन वहां के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। वो बोले कि देखिए तो बेरू व्यक्ति का जो गया उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने साफ कह दिया कि देखिए प्रेम्बल एक पेज है बुक का, बट जो चीजें प्रेम्बल में लिखी हैं इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हैं चीजें। तो इस करके हम प्रेम्बल को सिर्फ अंग मानते हैं, बट उसका पार्ट नहीं मानते, एक पेज मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। बट सबसे मशहूर केस जो हुआ था 24 अप्रैल, जिसका फैसला आया था 1973, केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती, देखिए इस पे फैसला जो दिया था वो 13 जज। सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम होता है कि 13 जज, जब 13 जज बैठ जाए ना तो समझ लो इसको फैसला पलट ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा जब जजों ने फैसला करना होता है, कोरम होता है, कम से कम 5 जज बैठ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 13 जज। और 13 जजों ने एक फैसला सुनाया था जो 7-6 से पास हुआ था। 7 ने यस किया था और 6 ने नो किया था। इसमें ठीक है, अब 7 वाले जीत गए। तो इसमें आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ, कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बट आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। आप इसके मूल तत्व हैं जो संविधान वाले कहना चाहते हैं उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहता वो हम तय करेंगे। आप संविधान में जो भी चेंजेस करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये भाई इसके वजह से, अगर आप कोई कानून लेकर आ रहे इसके वजह से पूरा के पूरा संविधान का जो मंशा थी, जो हमारे व्यक्तियों की मंशा थी, लिखने वालों की मंशा थी, क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचा है तो वो केशवनंद भारती केस की वजह से बचा है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखना है कि कैसे कैसे इंदिरा गांधी ने डिटेक्टर होकर अपने आप को एक मतलब अपने आप को पूरा के पूरा देश का क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर महाशक्तिशाली बन गई थी। और आपको अगर आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी
67 से लेके अब पहले तो नेहरू जी की और सुप्रीम कोर्ट की खड़की, फिर इंदिरा गांधी की और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसा मतलब विवाद चला कि भाई कानून पे कानून बदले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे मौका मिल गया इंदिरा गांधी को रोकने का। और इंदिरा गांधी को क्या पूरा के पूरा संविधान अगर बचा हुआ है, इस केस के ऊपर बचा है 24 अप्रैल 1973 को, अगर ये केस ना होता तो आज ना जाने संविधान में क्या क्या चेंज होता। अगर संविधान में आज चेंज होता तो सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी के पूरी पावरफुल है, जो भी चेंज होगा सुप्रीम कोर्ट देखेगी, बट इंदिरा गांधी नहीं मानती थी कि कोई नए कानून बना के सुप्रीम कोर्ट इस पे ये नहीं कर सकती, वकील इस पे ये नहीं कर सकते। आपने सुना होगा 2024 अमेंडमेंट 1971 में जो हुआ था, उसने राष्ट्रपति कैसे शक्तियां छीन ली थी और कैसे अपना राष्ट्रपति लगा दिया था, एक राष्ट्रपति हटा के कैसे वीवी गिरी को इलेक्शन लड़ाए गए, कैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा था कोई ऐसा केस आए कि हम इंदिरा गांधी को क्योंकि या संविधान को बचा सके। तो इस संविधान के बीच जब ये केस हुआ था तब हमारा संविधान बच पाया। और तभी 13 जजों की बेंच बैठी थी कि टोटल जज ज्यादा से ज्यादा 13 बैठ सकते हैं, और तभी 7-6 का फैसला हुआ था। अगर सरकार चाहती तो इसको चेंज करवा सकती, क्योंकि चेंज करवा सकती। अब 14 जज तो बिठाने जगह, तो 13 जज का मेमोरेंडम था, वो इस पे बैठ के इस पे फैसला सुना चुके। इसीलिए ये केस आज भी मशहूर है। और पॉलिटी पढ़ने के लिए और कंपटीशन पढ़ने के लिए ये केस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। केशवनंद भारती एक मठ, मतलब केरला का था, वो मठ के व्यक्ति था जो उसकी जमीन सारी के सारी अधिग्रहण। इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, बट देश को फायदा हो गया, देश को फायदा हो गया। ठीक है जी। तो इसने बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन अमेंडमेंट इन इट बट यू कांट टच बेसिक स्ट्रक्चर। आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये इस चीज में फैसला हुआ था। फिर एक फैसला हो रहा था LIC VS यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ, ये 1995 में हुआ था। इसमें भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द, सॉरी प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये इस केस को अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे फिर शुरू होगा 1951 से लेके 1973 का संघर्ष पूरा के पूरा। ये है हमारे प्रीएम्बल में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जी, और एक चीज क्वेश्चन और बनता है इससे कि देखिए अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो कैसे चेंज, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी। देखिए सिंपल मेजोरिटी से ऐसे चेंज नहीं कर सकते। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप का हमारे पास अमेंडमेंट है, उससे होगा, मतलब 2/3 बहुमत से। अगर 2/3 बहुमत से आप चेंज कर दोगे तो अमेंडमेंट माना जाएगा, अदरवाइज अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो अमेंडमेंट हुआ है, हाँ एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है? 42 अमेंडमेंट 1976। एक बार इंदिरा गांधी ने इसमें चेंज किया है। पूछ लेते हैं कि भाई आज तक हमारे प्रीएम्बल में कितनी बार चेंजेस हुए हैं? तो एक बार चेंजेस हुए, उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो जोड़ा गया सोशलिज्म, एक जोड़ा गया सेक्युलर, एक जोड़ा गया अखंडता, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी 3 शब्द जोड़े गए हैं, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 मतलब समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं जी। पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि हमारे मूल संविधान में बताओ इनमें से कौन सा शब्द नहीं था? तो याद रख लेना भाई, वो सारे प्रभुसत्ता, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था ना, तो ये शब्द था जब संविधान बना था। समाजवाद नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं थी। ये शब्द हमारे पास नहीं थे। क्लियर है जी। ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं 1946 में। आपको यहां पे पजल करते हैं, करेंगे वो पजल करेंगे कि बताओ मूल संविधान जब संविधान बना था। क्लियर है। जब पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा शब्द प्रीएम्बल में नहीं है, तो बहुत कोई दे देते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना होता है, ऐसे नहीं होता है कि इसको छोड़ देंगे आप लोग।
बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए इसके बारे में कुछ व्यक्तियों ने कथन किए हैं, जो कथन सीधे के सीधे पेपरों में आ जाते हैं। कथन जैसे हमारे पास पहला व्यक्ति है एन के पालकी वाला। देखिए एन के पालकी वाला ने बोला है, इसको परिचय पत्र बोला है। परिचय पत्र, पहचान पत्र। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, पहचान पत्र है, या कुंजी भी बोला है इसने। कुंजी वो संविधान की क्या है, कुंजी। क्योंकि हर एक आप कोई बुक पढ़ेंगे, बुक का पहला पेज पढ़ेंगे, इंडेक्स पढ़ के तो पता लगता है कौन से पेज पे क्या है। तो ये है परिचय पत्र, ये है कुंजी, ये इसने बोला है। और उसके बाद हमारे पास हुए हैं के.एस. मुंशी, डॉक्टर के.एस. मुंशी। इसने बोला है जन्म कुंडली, कि ये संविधान क्या क्या है, जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली है जी। के.एस. मुंशी ने बोला है कि प्रियम्बल संविधान की जन्म कुंडली है। और उसके बाद अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी ने बोला है इसको सपनों का दस्तावेज, दीर्घकालीन सपनों का दस्तावेज। दीर्घकालीन सपनों का दस्तावेज, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है दूसरा ठाकुरदास भार्गवदास, ठाकुर भार्गवदास। इसने बोला है आत्मा, संविधान की क्या बोला इसने, आत्मा। आत्मा देखिए, आत्मा मतलब सोल। आपको आ रहा होगी बी आर अम्बेडकर ने भी सोल। देखिए बी आर अम्बेडकर ने आत्मा इसको नहीं बोला, बी आर अम्बेडकर ने आत्मा बोला है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ठाकुरदास भार्गवदास ने बोला है आत्मा, सोल, कौन की प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है, बी आर अम्बेडकर ने बोला है इसको पवित्र दस्तावेज। दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला है पवित्र दस्तावेज। तो ये चीजें हमारे प्रियम्बल के बीच जी, ठीक है जी। तो इन चीजों के बारे में हमने प्रियम्बल में पढ़ना होता है। अगर आप इस तरीके से प्रियम्बल पढ़ रहे हो, जहां आपका टीचर आपको ऐसे प्रियम्बल पढ़ा रहा है, जो मेन पॉइंट है, देखिए 8-9 पेजों का जो प्रियम्बल है उसके पढ़ने नोट्स बना लो अपने इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको आपका पीसीएस और आपका पीटेट, आपका सीटेट और ग्रेड बी के जो भी पेपर होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जो पीसीएस के लिए एनएफएसयू पर पीसीएस वाले कुछ नहीं पूछते। तो मेरे तो आप सबको निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे पढ़ाने का मोटिव है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।